दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक यथार्थवादी और दूसरे आदर्शवादी। अब यथार्थवादी जैसे अपने सुभाष बाबू पटेल साहब, और आदर्शवादी गांधी जी, नेहरू जी और उनके संगी साथी। खैर, इस यथार्थवाद और आदर्शवाद के बारे में बात तो मैं इस वीडियो में लगातार करता ही रहूँगा। उससे पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपका अपना मोहंती यादव। दोस्तों, आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जिसे हम साधारण भाषा में हाई लेवल का कमीनापन भी कह सकते हैं। इसमें अक्सर यह दिखाई देता है कि जितनी जल्दी विश्व के देश अपना स्टैंड बदलते हैं, उतनी जल्दी तो साधारण आदमी भी अपना स्टैंड नहीं बदलता। साधारण आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी बात पर टिकेगा, और कम से कम भारतीय संदर्भों में तो ये बहुत ही उम्मीद की जाती है कि प्राण जाएं पर वचन ना जाए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ये काम देखते हैं तो दो देश आपस में ऐसे ट्रीट करते हैं कि ऐसे तो दो व्यक्ति भी आपस में ट्रीट नहीं करते हैं। जितनी जल्दी दो देश अपना स्टैंड बदलते हैं, उतनी साधारण आदमी भी अपना स्टैंड नहीं बदलता, और अपने इसी कमीनेपन को छिपाने के लिए इसका मेकअप वेकअप करके, क्रीम व्रीम लगा करके, इसे राजनीति की दुनिया में या कूटनीति का नाम दे दिया जाता है। इसमें हालात अक्सर बदलते रहते हैं, और कभी किसी के हाथ में दूसरे का गिरबान, कभी दूसरे के हाथ में पहले का गिरबान, यही चलता रहता है। और जब मिलते हैं तो ऐसे मुस्कुरा कर मिलते हैं जैसे कितने गहरे दोस्त हों। और इन सब के बीच में जो देश रियलिस्टिक बन के फैसले लेता है, वो अपने समय का फ़ायदा भी उठा लेता है। और कुछ देश जैसे कि भारत, या कह सकते हैं एक अकेला ही सिंगल केस है जिसने वास्तविकता के बजाय आदर्शवादिता को चुना, और जिसके चलते पाकिस्तान जैसे खाने खराब पड़ोसी भी अक्सर थप्पड़ लगा दिया करते थे। उसी को संभालने की में सारी मेहनत लगी रहती थी, बाकी काम तो जाओ भाड़ में। अब इस कमीनेपन को, सॉरी, कूटनीति को खेल की तरह लिया जाए तो हमें दिखाई देता है कि हम बिना नियमों का खेल खेल रहे हैं। कभी तो फैसला खिलाड़ियों की संख्या से तय होता है, कभी ताकत से तय होता है। अब जैसे देखो, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के पीछे सारी दुनिया पड़ी रही, यूरोप और अमेरिका पड़े रहे कि भाई, कभी धमकाते रहे, कभी समझाते रहे कि भाई तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। और भारत कभी उनको समझा देता था, कभी धमका देता था, कभी बोल देता था तुम भी बंद कर दो तो मैं सोचूंगा। कभी रशिया से बोलता था कि भाई ये दो युद्ध का नहीं है, पर तेल रशिया से खरीदता रहा। और दुश्मन को यदि कोई दोस्त दो चार थप्पड़ लगा भी दे तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है ना, साले की बेइज्जती हो गई। अब यूक्रेन कौन सा हमारा दोस्त है और रशिया हमारा कौन सा दुश्मन है? सीधी सी बात तो है, यूक्रेन ने तो हमें दुश्मनी ही निभाई है, और रशिया था एक पुराना जाना पहचाना, वक्त के साथ पूरी तरह से जांचा परखा दोस्त है। अब उसने लगा दिए, थोड़ी बहुत गलती कर भी दी होगी तो कोई बात नहीं, एडजस्टेबल है, एडजस्ट करेंगे। भारत सरकार ने कर लिया एडजस्ट। और सबसे बड़ी बात, अपना फायदा। तेल सस्ता मिल रहा था, तेल खरीदने के फैसले पे ऐसे अड़े रहे जैसे अंगद का पैर। नहीं जी, तेल तो यहीं से खरीदेंगे, सब जो तुम बोल रहे हो सब बात ठीक है, लेकिन तेल तो यहीं से खरीदेंगे। अब कुछ ही दिन बाद सीन बन जाता है इसराइल का। इसराइल पर हमास हमला कर देता है, और अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ करके भारत सबसे पहले इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है। और मजे की बात यह है, दोनों ही फैसले मोदी जी ने लिए, एक ही सरकार ने लिए दोनों ही फैसले। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत बिना किसी किंतु परंतु के इसराइल के साथ खड़ा हो गया। नहीं तो स्टैंड लेने में ही हम झिझकते थे, किधर खड़े हों, बिन पैंदी के लोटे की तरह कभी इधर इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं, लोटे को नहीं पता कहाँ लुढ़कना है। ये हमारी कूटनीति का, हमारी विदेश नीति का हाल था। मोदी जी ने ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, उस पर ट्वीट कर दिया, और बदले में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को फ़ोन लगाकर थैंक यू बोला। लेकिन हमेशा से ऐसा ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी जी और नेहरू जी की जो मुस्लिम पॉलिसी थी ना, उस पॉलिसी पे हम लंबे समय तक चलते रहे थे, और उस पॉलिसी के चलते उनका रवैया, या देश का रवैया, और उनके बाद होने वाले देश के नेताओं का रवैया बिल्कुल डिफरेंट था। और वो गांधी जी और नेहरू जी की पॉलिसी पर ही चलते रहे थे। जब इसराइल बन रहा था, मैं आपको बताता हूँ, इसराइल हमारे देश की आज़ादी के लगभग 1 साल बाद ही बन रहा था, तो नेहरू ने इसका खुलकर विरोध किया था। और जब महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने 13 जून 1947 को लेटर लिखा तो, और समर्थन मांगा, तो नेहरू जी ने ये बोल दिया कि भाई उसे यहूदियों से सहानुभूति तो है, लेकिन वो अरबों का दिल क्यों नहीं जीत सके, इस विषय में यहूदियों को सोचना चाहिए।
लेकिन नेहरू जी ने ये कभी नहीं बताया कि वो भारतीय मुस्लिमों को दिल क्यों नहीं जीत सके और देश का बंटवारा क्यों होने दिया। ऐसे ही महात्मा गांधी ने यहूदियों के लिए 1938 में अलग देश की मांग का यह कहते विरोध किया था कि जैसे फ्रांस फ्रेंच का है, इंग्लैंड ब्रिटिश का है, ऐसे ही फिलिस्तीन अरबों का है। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं बताया कि उसी फिलिस्तीन से 2000 साल पहले यहूदियों को मारपीट कर निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था। और वही गांधी जी हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं रोक सके थे। क्यों? गांधी जी ये नियम भारत देश के लिए लागू नहीं होता था क्या? आज़ादी के बाद हमारे देश के कर्णधार इतने महान थे कि उन्होंने देश और अपने आदर्शों में से, या यूं कहें अपनी राजनीति में से, देश को ना चुन चुन करके अपनी राजनीति को चुना था। और यह परिस्थिति 1992 तक चलती रही। 1992 में ऐसा क्या हो गया था? पहला तो ये हो गया था, नरसिंह राव जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया था। दूसरा ये हो गया था, उससे पहले ही यूएसएसआर टूट गया था, इसराइल एक देश के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था, और उसने सारे पड़ोसी देशों की फुटबॉल बना दी थी। और इन सब के बीच में भारत दिवालिया हो गया था, या दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। मजबूरी में ही हमने समाजवादी मॉडल को छोड़ करके उसको ढोने के बजाय उदारीकरण का रास्ता अपना लिया था। और भारत ने उसके बाद में फिलिस्तीन के प्रमुख यासिर अराफात से अनुमति लेकर के इसराइल के साथ 1992 में राजनीतिक संबंध अपने शुरू किए थे। अब देखो, मज़े की बात यह है कि हम फिलिस्तीन जैसे एक देश होने ना होना बराबर ही है, उसके प्रमुख से अनुमति ले रहे हैं कि भाई हम इसराइल संबंध बना लें। ये तो हमारा स्टैंडर्ड था। अब बताओ इसको क्या कहें यार। अब मेरे पास शब्द है नहीं, आप ही जोड़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत सरकार की इस नीति को हम क्या कहें कि हम इसराइल से संबंध बनाने के लिए यासिर अराफात यानी कि फिलिस्तीन से अनुमति ले रहे हैं। अब मोटी भाषा में इस बात पर किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के वोट देने के लिए ही राजनीति हमने ऐसी बना दी थी कि हमें फिलिस्तीन से अनुमति लेनी पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, जुलाई 2017 तक का हाल तो ये था कि उसके बाद हमारा कोई भी नेता जब भी इजराइल गया तो पहले वो फिलिस्तीन गया, उसके बाद इजराइल गया। अब सारे के सारे नए काम करने की ठेकेदारी तो मोदी जी के पास ही है ना। 2017 जुलाई में मोदी इजराइल गए, वो भी बिना फिलिस्तीन गए हुए। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत सरकार का खुद प्रतिनिधि इजराइल यात्रा पर गया है, वो भी बिना फिलिस्तीन के। लेकिन उससे पहले तो कुछ और ही देश में चल रहा था। अब मोदी ने उस कूटनीति की बत्ती बनाकर पता ना किसके पिछवाड़े की पिछली पॉकेट में डाल दिया है, और अब हम इजराइल से सीधे संबंध बनाकर चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बात अच्छी हुई है कि भाई अब हम कहीं तो खड़े हैं। हो सकता है किसी नज़रों में हम गलत साइड खड़े हों, किसी की नज़रों में सही साइड खड़े हों, लेकिन अब हम पैंदे के साथ तो खड़े हैं, बिना झिझके बिना झेपे खुलकर अपने पैंदे के साथ खड़े हैं। नहीं तो पैंदा ही नहीं था, बस लुढ़कते रहते थे इधर से उधर, इधर से उधर। किसी ने लात यहाँ मार दी तो उधर चल दिए, वहाँ मार दी इधर चल दिए। ये तो हमारे हाल थे। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा बदलाव कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता। ये मोदी जी थे जो कर दिया, क्योंकि धारा के विपरीत चलना मुश्किल काम है। अब बदलाव सही है या गलत है तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन बदलाव तो है। लेकिन सरकार इतना बड़ा बदलाव दोस्तों कर कैसे सकी? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको मैं बिंदुवार आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसने इतनी विभत्सता करी कि औरतों के साथ बदतमीजियाँ की गई, उनके नंगे शरीर को उनके एक तरह से जुलूस निकाला गया, बच्चों को गोली मारी गई, औरतों को उठाया गया, दुर्व्यवहार किया गया। जितनी गंदगी फैला सकती थी हमास ने फैलाया, और उसके वीडियो वायरल किए गए ताकि इजराइलों के यहूदियों के दिमाग में डर घुसे। उसका रिएक्शन उल्टा हो गया दोस्तों, और रिजल्ट ये आया कि दो चार कुछ ईरान तुर्की जैसे देशों को छोड़ करके कोई भी देश हमास का सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। और भारत को मौका लग गया और उसने उसका फ़ायदा उठाने में और इजराइल का सपोर्ट करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। दूसरा, आज के सोशल मीडिया और मीडिया के इस युग में एक मैसेज पूरी दुनिया को देने में विश्व ताकतें कामयाब हो गई कि सऊदी अरब और इजराइल में जो दोस्ती के लिए कोशिश की जा रही थी, जो परवान चढ़ रही थी, वो दोस्ती ना हो सके, वो दोस्ती परवान ना चढ़ सके। इसके लिए ईरान ने हमास को में पंप मार करके हमला करवाया है। ये बात यहूदी और मुसलमान की है ही नहीं, ये लड़ाई बेसिकली मुसलमान की है, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब इजराइल के समीप जा रहा था वो ईरान को पसंद नहीं आ रहा था।
इसलिए ईरान ने ये सब ड्रामा क्रिएट करवाया गया। अब भारतीय राजनीति में भी इसका एक असर है। जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्व के समर्थक वोटर तबका है, वो इजराइल का समर्थन कर रहा था दिल से। और मोदी जी इस बात को समझ गए और उन्होंने इजराइल का सीधा समर्थन ले लिया, अपनी चुनावी राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो। और उन्होंने अपने वोटर वर्ग को पूरी तरह से इस मामले में सेटिस्फाई कर दिया। इस दृष्टि से भी ये चीज़ देखी जा सकती है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध में भी हम लोगों ने यूरोप और अमेरिका की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी, उनको गुस्सा कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पर हमने यूरोप और अमेरिका की साइड लेकर के उनको घावों पर भी मरहम लगाने का काम कर दिया और उनको भी संतुष्ट कर लिया, क्योंकि यूरोप और अमेरिका इस पूरी लड़ाई में इजराइल के साथ हैं और हम भी इजराइल के साथ हैं, इसलिए हम यूरोप और अमेरिका के भी साथ हैं। हो गई ना मस्त बात। अपने कोर वोटर्स को भी सरकार इस मुद्दे पर साध गई। जब इजराइल पर हमले को लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भारत में भी जश्न मनाया, एएमयू में नारेबाजी की गई, अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उन्हें इस मामले में बुरा लगा। उनका सपोर्ट बिना किसी कारण के इजराइल की ओर चला गया और सरकार को मौका लग गया और सरकार ने भी तुरंत इजराइल को सपोर्ट दे करके उन सबको संतुष्ट कर लिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण थे जिनसे भारत सरकार को अपना स्टैंड बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे मुस्लिम देशों के तमाम जी हुजूरी के बावजूद भारत कश्मीर पर कभी भी समर्थन नहीं जुटा सका था और ज़्यादातर मुस्लिम देश पाकिस्तान का समर्थन ही करते रहे थे। ये बात ठीक है कि 2019 में 370 के एप्लीकेशन के बाद ज़्यादातर मुस्लिम देश शांत रहे थे, लेकिन उनकी सबकी कसर OIC की मीटिंग में पूरी कर दी गई थी और भारत के खिलाफ अच्छा खासा जहर उगला गया था, जबकि पाकिस्तान को समर्थन दिया गया था। इस बात से भारत सरकार के समझ में आ गया था इजराइल वो दोस्त है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, जबकि इनकी तमाम जी हुजूरी के बावजूद भी ये देश आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तो अच्छा है इनसे दूर रह जाए या कम से कम इनकी जी हुजूरी ना की जाए। वहीं कहने को तो फिलिस्तीन मुसलमान हैं, वक्त के मारे हैं, इजराइल के मारे हुए हैं, बेचारे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को सीधा सपोर्ट करने के लिए या अपने घर में शरण देने को तैयार नहीं है। अब गाजा की जब घेराबंदी इजराइल ने कर दी है और उसके सब बिजली पानी वगैरह सब बंद कर दिया है, तो उसका एक बॉर्डर जो मिस्र से लगता है, मिस्र ने उस बॉर्डर पे एक बैरियर लगा दिया है कि वो पर डे 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को अपने बॉर्डर में घुसने नहीं देगा। और वो भी तब जब इजराइल ने गाजा को बिल्कुल प्लेन पैच बना करके मटिया मेट कर देने का ऐलान कर चुका है। और कुछ मजाकिया लोगों की भाषा में कहें तो इजराइल गाजा को क्रिकेट का मैदान बनाकर ही दम लेने के मूड में है। तो भारत को ही क्या सिर दर्द है कि वो इजराइल का सिर दर्द को अपने सिर पे लेके घूमता रहे। इन सब के बीच एक सच और है कि मोदी युग में भारत की दोस्ती मुस्लिम देशों से ज़्यादा बढ़ी है बनिस्बत पहली सरकारों। मुस्लिम दुनिया की भी सोच बदल रही है। UAE, सऊदी अरब जैसे देश ज़्यादा समावेशी होते जा रहे हैं। कुछ ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश ही हैं जो पुराने सिस्टम को लेकर चलने में इंटरेस्टेड हैं। बाकी ज़्यादातर मुस्लिम देश मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्टैंड लेने के चलते भारत की मुद्दों के आधार पर स्टैंड लेने की छवि को बल मिलेगा और एक संप्रभु देश के रूप में भारत की पहचान बनेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यदि आपको लगा है कि आपकी जानकारी बढ़ी है, आपको कुछ नई नॉलेज मिली है, इंटरनेट चीज़ों के बारे में आपको कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।